खबरें अब तक, पावर्ड बाय फ्लाई अपीरेंट, द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खबरें अब तक का। आज खबरें अब तक में बात होगी केजरीवाल की रिहाई के मुद्दे की, साथ ही बात होगी राजस्थान में हुए थप्पड़ कांड की और शहीद अंशुमान की शहादत के बाद मचे बवाल की। इसके अलावा आज राजनीति में और भी क्या कुछ हुआ ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। नेपाल में प्रचंड की सरकार गिरी, पुष्प कमल दहल ने विश्वास मत हारने के बाद दिया पीएम पद से इस्तीफा। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा की अगुवाई वाली सीपीएन यूएमएल द्वारा प्रचंड की सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद उनको विश्वास मत हासिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। सीपीएन यूएमएल द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण प्रचंड के पास विकल्प सीमित हो गए थे। पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी की बड़ी मुश्किलें, हत्या के प्रयास का मामला दर्ज। आंध्र के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ है। इस केस में 4 अन्य आरोपी हैं। विधायक और अन्य के खिलाफ उंडी विधानसभा सीट से विधायक के रघुराम कृष्ण राजू की शिकायत पर कार्रवाई हुई। खुदरा महंगाई दर फिर 5% के पार, खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उछाल। खाद्य वस्तु की कीमतों में उछाल के चलते खुदरा महंगाई दर एक बार फिर 5% के पार पहुंच गई है। खाद्य महंगाई दर में इजाफा देखने को मिला है और ये 9% के पार चला जाएगा। यूपी में 800 गांव बाढ़ में डूबे, दिल्ली लखनऊ हाईवे पर 3 फीट तक पानी, बद्रीनाथ रूट पर लैंडस्लाइड। तेज बारिश के कारण नेपाल यूपी बॉर्डर के करीब 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज के करीब 800 गांव, 2 लाख से भी ज्यादा लोग और 20 लाख की आबादी वाले इस पूरे क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है। सेंसेक्स ने 80,893 और निफ्टी ने 24,592 का हाई बनाया। सेंसेक्स आज यानी शुक्रवार को 996 अंक चढ़कर 80,893 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। निफ्टी ने भी 24,592 का ऑल टाइम हाई बनाया। हेडलाइंस के बाद आपका स्वागत है, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की वायरल वीडियो जरा आपको दिखा देते हैं। आईएएस पूजा खेडकर इन दिनों चर्चाओं में, उनके साथ पूरा खेडकर परिवार भी सुर्खियों में है। हाल में पुणे पुलिस ने एक ऑडी कार पर कार्रवाई की, जिसमें पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर का गुस्सा देखने को मिला। अब उन्हीं मनोरमा खेडकर का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुल्शी तालुक में किसानों पर धौंस जमाती हुई नजर आ रही हैं। जरा देखिए ये वीडियो। जागा माझी माझी पण जागा आहे, असेल मला कागद 7-12 माझ्यावर आहे, 7-12 माझ्या नावावर. कोर्टाचं होईल, मग कोर्टाचं मला आणून दाखवायचं, कोर्टाचा मला अगोदर कोर्टाचं आणून दाखवायचं. हा कसं काय घ्यायचं बघतोस, घ्या सगळं घ्या, मी पण नाही घाबरायचं. कोर्टाचं आणून द्यायचं, मला पण की तुम्हाला नाही कोर्टाने. मी कोर्टात गेलेलो आहे, मी पण गेलेलो आहे कोर्टात. त्याच्यावर कोर्टात नाही मी येणार, काय व्हायचं ते होऊ दे, मी येणार. हा होऊन जाऊ दे, मी पण येणार, मी करणार. मॅडम आपलं कायदेशीर चालू आहे. मॅडम ऐका, मॅडम कायदेशीर मला कायद्याने तुम्ही आम्हाला का त्रास देताय? मला सांगितलेलं नाही आपण तुम्ही करू नका म्हणून. ऐका, आपण कायदेशीर करतोय ना मॅडम. मॅडम आपण सुशिक्षित लोक आहोत. तुम्ही पण काढा कोर्टात केस चालू तोंड दाखवून तोंड दाखव ना तुझं, मला तुझं तोंड तर दाखव. तुम्हाला जर सांगितलं असलं तर मला दाखवा कागद की करू नका म्हणून, की मग मी बघते की कागद जमीन करू नका म्हणून. जमीन करू नका म्हणून तुम्हाला सांगितलं का? जर लिटिगेशन आहे तर तुम्हाला पण सारखं आहे. कायदा सगळ्यांना निर्णयावर अवलंबून येते. नाही कायदा सगळ्यांना सारखा, कायदा सगळ्याला सारखा. मला माहित नाही, कायदा सगळ्याला सारखा. गरीब असो निर्णयावर अवलंबून आहे ते. पण मालक मी आहे ना 7-12 जोपर्यंत मी 7-12 मालक आहे ठरवणार आहे. पण माझं 7-12 मालक मी मूळ मालक. आता नाव आहे का एक जे बघ ना 7-12 अरे जोर बोलायचं, अरे जोर बोलायचं, नीट बोलायचं, नीट बोलायचं, अरे जोर बोलायचं.
आईएएस पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पूजा खेडकर की मां पर किसानों को धमकाने का आरोप है। कहा जाता है कि विवादों में घिरी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर ने भी सरकारी सेवा के दौरान करोड़ों रुपए की संपत्ति जमा की और कई स्थानों पर जमीनें खरीदी। खेडकर परिवार ने पूरे जिले के मुलशी तालुक में 25 एकड़ जमीन खरीदी और पड़ोसी किसानों की जमीन पर भी कब्जा करने का प्रयास किया है। जब किसानों ने विरोध किया तो मनोरमा खेडकर बाउंसर लेकर वहां पहुंची और किसानों को पिस्तौल दिखाकर धमकाया। फिलहाल विवादों में आई आईएएस पूजा खेडकर के बाद अब उनकी मां का वीडियो काफी हैरान कर रहा है। इसी के साथ फिलहाल हम रुक करेंगे हमारी खास रिपोर्ट्स की ओर। दिल्ली शराब घोटाले मामले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को थोड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के केस में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया है। केजरीवाल के लिए जहां ये राहत की बात है तो वहीं थोड़ी परेशानी भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दी है और सीबीआई में केस जारी है। तो चलिए आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी के मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। केजरीवाल इस समय सीबीआई की कस्टडी में है, लेकिन उन्हें जमानत ईडी केस में मिली है। ऐसे में अभी वो जेल में ही रहेंगे। वहीं केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री 90 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहेंगे। वो चुने हुए नेता हैं और वो इस पद पर बने रहेंगे या नहीं, इसका फैसला वही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने फैसले में चुनावी फंडिंग को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने पीएमएलए की धारा 19 और 45 के तहत ईडी के अधिकारों का हवाला दिया। अदालत ने पीएमएलए की धारा 19 के प्रावधानों के पालन को लेकर भी सवाल खड़ा किया है। कोर्ट ने कहा हमने जमानत के सवाल को एग्जामिन नहीं किया, बल्कि पीएमएलए की धारा 19 के मापदंडों को परखा है। वहीं केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने बताया कि सीबीआई मामले में 17 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई है। इस मामले में फैसला आने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या केजरीवाल बाहर आएंगे या नहीं। हालांकि केजरीवाल के जेल से बाहर आने की संभावनाएं प्रबल हैं। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को 10 मई को अंतरिम जमानत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। इसके बाद उन्होंने 2 जून को सरेंडर कर दिया, जिसके बाद केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति केस में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी। इस फैसले के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में 17 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि केजरीवाल को कोर्ट से कोई राहत मिलती है या फिर अभी भी उन्हें जेल में ही अपने कुछ दिन बिताने होंगे। फिलहाल इसी के साथ हम रुक करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट की ओर। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर छाया हुआ है, जिसमें एक महिला कर्मचारी एक सीआईएसएफ जवान को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रही है। दरअसल सीआईएसएफ के एएसआई और स्पाइस जेट की महिला क्रू मेंबर के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद क्रू मेंबर ने अपना आपा खोते हुए एएसआई को थप्पड़ जड़ दिया था। हालांकि घटना सामने आने के बाद महिला कर्मचारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्यों महिला ने जवान को यूं थप्पड़ मारा। दोनों के बीच आखिर किस बात को लेकर विवाद हुआ था, देखिए इस रिपोर्ट को। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक स्पाइस जेट महिला क्रू मेंबर और सीआईएसएफ जवान के बीच झड़प हो गई, जहां जयपुर एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट एयरलाइंस में कार्यरत महिला कर्मचारी ने सीआईएसएफ कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पहले आप भी देखिए ये वीडियो। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे सीआईएसएफ कर्मचारी और स्पाइस जेट की कर्मचारी के बीच बहस चल रही है। बहस के दौरान महिला अपना आपा खोती है और सीआईएसएफ जवान को थप्पड़ मार देती है।
महिला कर्मचारी को फिलहाल अरेस्ट कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। वहीं क्रू मेंबर की ओर से भी एएसआई के खिलाफ एयरपोर्ट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जिसमें बताया गया है कि एएसआई ने महिला सुरक्षा कर्मी ना होने के बावजूद रोका और कहा कि सीधे सीधे कहां जा रहे, हमारे पास रुक जाओ। यहां तक कि बाजारू महिला भी कहा और कहा कि एक रात का क्या रेट है। इस पर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उसने आपा खोते हुए थप्पड़ मार दिया। तो वहीं दूसरी तरफ सीआईएसएफ के जवान का कहना है कि बिना तलाशी के जबरदस्ती व्हीकल गेट से अंदर जाने की जिद पर मना करने पर एयरलाइन की महिला स्टाफ भड़क गई। इसके बाद उसने तेजी में आकर एसआई गिरिराज प्रसाद पर हाथ उठा दिया। देखा जाए तो स्पाइस जेट की ओर से इस मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया है। हम यौन उत्पीड़न के इस मामले को कानूनी कार्यवाही कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। तो वहीं क्रू मेंबर की कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई है और क्रू मेंबर की तरफ से थाने में इस संबंध में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं और अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इसी के साथ हम रुक करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट का। देश के कंधों पर जब शहीदों के जनाजे होते हैं तो दिल भारी और आंखों में अश्कों के सैलाब होते हैं। धरती मां अपने सपूतों को जब गोद में उठाती है तो जन्म देने वाली मां का कलेजा भी फट जाता है। हम और आप शहीदों को बस याद करते हैं, लेकिन जिनके घर का चिराग शहीद होता है वो सारी जिंदगी इसे भुला नहीं पाते। ऐसे में सोचिए उन माता पिता का क्या हाल होता होगा जिनका बेटा देश के लिए शहीद हो जाए। ऐसा ही हुआ शहीद अंशुमान सिंह के माता पिता के साथ। जी हां, वही शहीद अंशुमान सिंह जो पिछले साल 19 जुलाई 2023 को सियाचिन में अपने साथियों को बचाते बचाते अलविदा कह गए थे। अभी कुछ दिनों पहले ही देश के राष्ट्रपति ने शहीद अंशुमान सिंह की पत्नी को और मां को उनके मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था, जिसे लेने उनकी पत्नी और मां आई थी। लेकिन अब इसी बीच ऐसी खबर सामने आई है जो आपके भी दिल को कड़वा कर देगी। देखिए ये रिपोर्ट। ना तो बहू मेरे पास है और ना बेटा और ना कीर्ति चक्र जिसे हाथ में रखकर कम से कम देख सकूं या फोटो खींच सकूं। हमारे यूपी और बिहार की बहुएं ऐसी नहीं होती, वो हमारे साथ रहती हैं। ये कहना है कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद अंशुमन सिंह के माता पिता का। 5 जुलाई को कैप्टन शहीद अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। शहीद अंशुमन की मां और उनकी पत्नी ये सम्मान लेने राष्ट्रपति भवन आई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था। साथ में उनके साथ अंशुमन की मां भी खड़ी थी। वहीं अब अंशुमन सिंह के माता पिता ने बहू पर गंभीर आरोप लगाया है। अंशुमन सिंह की मां मंजू सिंह ने कहा है कि 5 महीने की शादी थी, मेरा बेटा शहीद हो गया और बहू कीर्ति चक्र लेकर मायके चली गई। हमारे पास आखिर क्या बचा? ऐसे बहुत केस आ रहे हैं, बहुएं भाग जा रही हैं, उनके हाथ में सम्मान नहीं देना चाहिए। राहुल जी ने कहा है वो राजनाथ जी से बात करेंगे। वहीं कैप्टन अंशुमन सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह ने भी कहा कि बहू कीर्ति चक्र ले गई हैं, यहाँ बस बेटे की तस्वीर बची है। कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता का कहना है कि सरकार एक बार एनओके के मुद्दे पर विचार करे, क्योंकि बहुएं चली जाती हैं सब कुछ लेकर। ऐसा बहुत जगहों पर हुआ है। बताया जा रहा है कि शहीद अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति अपने पति की फोटो एल्बम, कपड़े और अन्य यादों के साथ सरकार के द्वारा दिए गए कीर्ति चक्र को लेकर अपने गुरदासपुर घर चली गई हैं। आरोपों के अनुसार वो न सिर्फ माता पिता के शहीद बेटे का मेडल लेकर गई हैं, बल्कि उसके दस्तावेज में दर्ज स्थायी पते को भी बदलवा कर अपने घर यानी कि गुरदासपुर का करवा लिया है। बता दें कि अंशुमन सिंह जुलाई में सियाचिन में अग्निकांड में शहीद हो गए थे। शहीद की विधवा के तौर पर सारे आर्थिक लाभ और अन्य सुविधाएं स्मृति सिंह को ही मिल रही हैं। मंजू सिंह का कहना है कि वो बेसहारा हैं, उनका भी बेटे पर हक बनता था, लेकिन भारतीय सेना की मौजूदा नियमों के चलते उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। नेक्स्ट ऑफ किन रूल्स में बदलाव की मांग भी उन्होंने उठाई है। परिवार का दावा है कि उनके पास बेटे की महज एक तस्वीर है, जो दीवार पर दिन रात देखकर वो बस रोते बिलखते रहते हैं। देखा जाए तो देश के लिए सेना में किसी जवान का शहीद हो जाना गर्व की बात हो सकती है, लेकिन जब कोई परिवार अपने किसी बेटे को खोता है तो वो कलेजा चीर देने वाला वाकया होता है। लेकिन जब कोई अपना ही उस जख्म को कुरेद देता है तो माँ बाप पर क्या बीतती होगी ये कोई समझ भी नहीं सकता।
देवरिया के शहीद अंशुमान सिंह का परिवार इन दिनों ऐसे हालातों से गुजर रहा है। हम ये नहीं कहते कि शहीद अंशुमान सिंह की पत्नी को जिंदगी में आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है, मगर शहीद अंशुमान सिंह के माता पिता को कम से कम उनकी यादों का सहारा मिलना चाहिए। स्मृति सिंह कल को जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगी, लेकिन शहीद अंशुमान सिंह के माता पिता की जिंदगी वहीं ठहर गई है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार उनकी सुध ले। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट्स, लेकिन इसके अलावा आज कौन सी खबरें रही चर्चा का विषय वो भी बता देते हैं। आज केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित कर दिया है, यानी कि 25 जून अब हर साल संविधान का काला दिन जाना जाएगा। केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसमें केंद्र ने कहा है कि 25 जून 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया था। ऐसे में अब भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय ले लिया है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेठी से पूर्व सांसद स्मृति ईरानी को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही टिप्पणी पर नाखुशी जाहिर की है। उन्होंने एक्स पर कहा कि जीत और हार जीवन का हिस्सा है। मैं सभी से अपील करता हूं कि स्मृति ईरानी के खिलाफ किसी भी तरीके की अपमानजनक भाषा का प्रयोग न करें। किसी को बेइज्जत करना और शर्मसार करना कमजोर होने की निशानी है, ताकतवर होने की नहीं। उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसा न करें। इसके अलावा समान नागरिक संहिता उत्तराखंड की अनुसंधान रिपोर्ट आज जारी कर दी गई है। इस बिल को इस साल के आखिर तक लागू कर दिया जाएगा और यूसीसी बिल को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। यूसीसी बिल में शादी और तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप के अलावा कई नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। वहीं मुंबई में फिर से इंडिया ब्लॉक की बैठक होने जा रही है, लेकिन इस बार बहाना है अंबानी परिवार में हो रही शादी। असल में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लालू यादव शादी में शामिल होने जा रहे हैं। शरद पवार और उद्धव ठाकरे तो वहीं रहते हैं। मौका देकर बैठक का भी प्लान बनाया गया है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते एक बात जरूर करेंगे। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों का प्रयोजन देश में राजनीतिक नेतृत्व को पहले से ज्यादा विनम्र बनाना था, तो लगता है कि ऐसा नहीं हुआ है। सरकार ऐसे काम कर रही है जैसे उसने वास्तव में 400 सीटों का लक्ष्य हासिल कर लिया, और कांग्रेस ऐसे दिखा रही है जैसे उसने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया हो। इसका नतीजा यह है कि ऐसे समय में फिर से टकराव उभर रहे हैं, चाहे बात संविधान की हो या किसी और मुद्दे की। ऐसी राजनीति परिस्थिति को देखने को मिलती है, मगर ऐसी चीजें इसे पीछे ले जाती हैं। यानी कि राजनीति एक बार फिर से उस ओर चल पड़ी है जिस और राजनीति को शायद नहीं जाना चाहिए था। अब सवाल ये उठता है कि अगर बातें केवल संविधान बचाओ और संविधान हटाओ पर लगी रहेंगी, तो कैसे जनता के मुद्दों को सुना जाएगा, कैसे जनता के हित में बात की जाएगी। अब फिर से संसद का सत्र शुरू होने वाला है। अगर बातें केवल इन्हीं मुद्दों पर अटकी रहेंगी, तो जनता के मुद्दे संसद में कैसे उठाए जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, जाते जाते पेश है आज का सुविचार। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं, इन्हें समझना पड़ता है।